हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन कोर्स का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। और अभी तक हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, सेल्स के प्रिंसिपल, कैथोड एनोड क्या होता है और बैटरीज को सीरीज या पैरेलल में किस तरह कनेक्ट किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग बैटरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये समझेंगे कि बैटरीज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या अलग अलग एप्लीकेशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि सेल्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और सेल्स को जोड़ के ही हम किसका निर्माण करते हैं? सेल्स को जोड़ के ही बनाया जाता है बैटरीज को। यानी सेल से ही क्या बनाई जाती है? सेल से ही जोड़ जोड़ के हम लोग बनाते हैं बैटरीज को। तो मल्टीपल सेल्स को जब हम सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस में कनेक्ट कर देते हैं तो इन्हीं कनेक्शन से मिलके हमारी बैटरीज बनती है। बैटरीज को बनाया क्यों जाता है? क्योंकि हमें जो वोल्टेज लेवल है वो अलग अलग वोल्टेज लेवल चाहिए होते हैं, है ना। तो एक सेल में जो वोल्टेज बनती है वो कितनी बनती है? लगभग किसी सेल में 1 वोल्ट, किसी में 1.5 वोल्ट, अलग अलग सेल्स में अलग अलग वोल्टेज बनती है। ये बहुत कम होती है। तो कई सारे सेल्स को एक साथ जोड़कर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के हम लोग बैटरीज बनाते हैं। और आप जानते ही हो बैटरी अलग अलग वोल्टेज लेवल्स में आती है। जैसे कुछ बैटरीज 1.5 वोल्ट की भी होती है, 3 वोल्ट की भी होती है, 5, 9, 12, 24, इस तरह से अलग अलग वोल्टेज लेवल्स पे बैटरीज अवेलेबल है, जो कि सेल्स को जोड़ के ही बनाई जाती है। लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी सेल्स के टाइप्स भी देखे थे। प्राइमरी सेल्स थे कौन से? जिन सेल्स को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है ना। तो प्राइमरी सेल्स के टाइप देखे तो वोल्टेइक सेल है, लैग्रांजे सेल है, एल्कलीन सेल है, मर्क्यूरी सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है और लिथियम सेल है। दोस्तों इन सभी सेल्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो वर्किंग है वो लगभग लगभग सेम ही होती है। बट जो डिफरेंस आता है वो किस चीज़ का आता है? डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का। जैसे कुछ सर्कुलर शेप में आती है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में आती है। तो ये जैसे ये वाला सेल जो है, ये आपका कौन सा सेल है? इसको हम जनरल भाषा में बटन सेल कहते हैं, है ना। आप सभी ने देखा होगा ये बटन सेल्स किस में यूज़ करते हैं हम लोग? जो आपके जो हाथ वाली घड़ी होती है उसमें यूज़ करते हैं, छोटे रिमोट्स में यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे टॉयज़ वगैरह में भी बहुत सारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है, ये आपकी कैसी है? ये आपकी सर्कुलर सेल्स होती है। तो बटन सेल्स बटन की तरह दिखते हैं, इसलिए बटन सेल्स कहते हैं। इसके 2 हिस्से, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोड है, एक तो इसका जिंक इलेक्ट्रोड है, जो कि किस फॉर्म में होता है? जिंक इसमें पाउडर्ड फॉर्म में होता है ना। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसमें जिंक से बनाया जाता है, जबकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इस सेल का, तो ये वाला ऐसा, ये जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये किससे बनाया जाता है? ये सिल्वर ऑक्साइड से बनाया जाता है। तो इसलिए इसका एक्चुअल नेम है सिल्वर ऑक्साइड सेल। इसी तरह से आप देखिए लिथियम सेल है, ये एल्कलीन सेल है, ये सभी सेल्स प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल है। लास्ट वीडियो में हमने जिंक कॉपर सेल्स के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जिंक किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग करंट कहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करने का काम करता है। ये सॉल्ट ब्रिज इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस की मात्रा है उनको बराबर रखने की कोशिश करता है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कांस्टेंट बना रहे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की। दोस्तों अगर हम लोग सेकेंडरी सेल्स की अगर बात करें तो इसमें लेड एसिड बैटरीज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ईजियर है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए इसके बनने के इतने समय बाद भी अभी तक हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि कार है या बाइक है, इन सभी एप्लीकेशंस में आपको लेड एसिड बैटरीज देखने को मिलती हैं। लेड एसिड बैटरीज काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकती हैं। दोस्तों बैटरीज को 2 तरह से डिज़ाइन किया जाता है। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक पावर को धीरे धीरे करके तक रिलीज़ करती हैं, जैसे कि आपके रिमोट की बैटरीज, वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है और धीरे धीरे आपकी रिमोट का पावर अप रखती है। जबकि कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी कम समय में एकदम से बहुत ज़्यादा पावर डिलीवर कर सकती हैं, जैसे लेड एसिड सेल्स है। तो कार है या बाइक है, जब आप इसमें सेल्फ मार के उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर की ज़रूरत होती है और लेड एसिड बैटरीज ये करने में कैपेबल होती है। इसीलिए इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं और बाद में हम इसके और फीचर्स को जानेंगे। दोस्तों एक लेड एसिड सेल की बात करें, लेड एसिड सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होते हैं जिनको हम लोग ग्रुपिंग करके रखते हैं। प्लेट होती है वो बनाई जाती है स्पॉन्जी लेड मटेरियल से, यानी प्योर लेड से इसको बनाया जाता है। तो नेगेटिव प्लेट को प्योर लेड से बनाया जाएगा, जबकि पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो बनाई जाती है लेड ऑक्साइड से। जो
तो एक लेड एसिड सेल में अगर हम बात करें तो एक सेल किससे कैसे बनेगा, जिसमें हम लोग एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट और बीच में हमारा क्या होगा, एक सेपरेटर होगा। ये जो सेपरेटर होता है यूजुअली रबर का बनाया जाता है। एक लेड एसिड सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को एक रबर के सेपरेटर से सेपरेट करके रखते हैं और इन दोनों प्लेट्स को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। तो ऐसा करने से हमारे पास एक सेल मिलता है और एक सेल का वोल्टेज जो होता है वो लगभग 2 से 2.1 वोल्ट के आसपास होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट करके एक बैटरी बनाते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर एक सेल 2 वोल्ट का है तो इस तरह के हमें कितने सेल्स बनाने होंगे। अगर हमें वोल्टेज 12 वोल्ट चाहिए, बिल्कुल सही आपने गेस किया, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हमें वोल्टेज बढ़ाना होता है तो सेल्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो एक सेल 2 वोल्ट का है तो इस तरह से अगर हम लोग 6 सेल्स लगा दें तो हमारे पास टोटल कितना वोल्टेज आएगा, तो हमारे पास टोटल 12 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारा प्लस होगा, ये सब माइनस होगा। ऐसा ही कुछ हम लोग लेड एसिड बैटरी में करते हैं, जहाँ पे इस तरह के सेल्स को जहाँ पे हम लोग जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स है इनको ग्रुपिंग करके कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी नेगेटिव प्लेट्स है। इन नेगेटिव प्लेट्स को हमने क्या करा है, एक साथ कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकली, है ना। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव प्लेट का ये पैक हो गया, जबकि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है इससे मैंने पॉजिटिव प्लेट्स को दिखाया है। तो पॉजिटिव प्लेट्स को भी हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं, तो इससे हमारा पॉजिटिव प्लेट्स का पैक बन जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के पैक बन जाते हैं और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के पैक के बीच में हम लोग सेपरेटर रख देते हैं। ये सेपरेटर कुछ इस तरह से बनाया जाता है ताकि ये माइक्रोपोरस हो। माइक्रोपोरस का मतलब क्या है कि इस सेपरेटर से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट किससे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, H2SO4, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो H2SO4 की डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं और वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किससे पास हो सकता है, इस सेपरेटर से इजीली पास हो सकता है और वो तब जाके क्या करता है, वो रिएक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से, जिससे हमारी ये जो बैटरी है काम कर पाती है। तो जब हमारा ये पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स का पैक बन जाता है, इसको हम लोग इस तरह के केसिंग के अंदर रखते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन H2SO4 और प्योर वाटर को इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। तो इस डायग्राम की मदद से भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ये सभी पॉजिटिव प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रखी है हमने कुछ इस तरह से, है ना। ये सेम चीज़ ही मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से दिखाई है। और जो हमारी नेगेटिव प्लेट्स थी, तो नेगेटिव प्लेट्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है कुछ इस तरह से। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट एक दूसरे से, पॉजिटिव प्लेट्स का एक पैक है, नेगेटिव प्लेट का एक पैक है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स सेपरेटर की मदद से सेपरेट कर दी गई है और इस पूरे पैक को हमने H2SO4 और H2O के सोल्यूशन में डाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है एक लेड एसिड बैटरी का। चलिए अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नेगेटिव प्लेट है इसकी बनाई जाती है लेड की बनाई जाती है, प्योर लेड की बनाई जाती है, जो कि लेड जो होता है वो खुद में स्पॉन्जी मटेरियल होता है। जैसे आपने फोम देखा होगा ना, फोम को हम प्रेस करते हैं तो स्पंज की तरह वो होता है, प्रेस हो जाता है इजीली। तो इसी तरह से लेड भी, जो प्योर लेड होता है वो भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है। जबकि जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड से बनाया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्लेट्स ग्रिड टाइप के स्ट्रक्चर में बनाई जाती है। नेगेटिव प्लेट्स का जो ग्रिड होगा उसमें हम प्योर लेड भरते हैं, जबकि पॉजिटिव प्लेट्स का जो ग्रिड है उसमें हम लोग लेड ऑक्साइड भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एनोड और कैथोड, तो लास्ट वीडियो में हम समझ सके हैं एनोड और कैथोड क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड हो जाएगा और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा वो कैथोड कराएगा। रिडक्शन क्या चीज़ थी, बिल्कुल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है उन्हें याद होगा। ऑक्सीडेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाएगा। और जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं वहाँ पे रिडक्शन होगा और उसे हम लोग कैथोड कहेंगे। ठीक है, चलो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसी डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा से भी दिखा रहा हूँ कि जितनी भी पॉजिटिव प्लेट्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनली और
जितनी भी नेगेटिव प्लेट्स है ये एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। इनके बीच में हमने भरा है H2SO4 जो कि एक्विशियस फॉर्म में है यानी लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो H2SO4 है ये डाइल्यूटेड है यानी वाटर मिला के हमने इसको डाइल्यूट किया है। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। जो नेगेटिव प्लेट है वो किसकी बनी है, वो बनी है प्योर लेड की। जो पॉजिटिव प्लेट है वो बनी है लेड ऑक्साइड की। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझते हैं। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, इस इलेक्ट्रोलाइट यानी इस सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन और सल्फेट के नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन एनोड और कैथोड वाली प्लेट से रिएक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग एनोड पे सबसे पहले हम लोग इस प्योर लेड वाले यानी इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे समझते हैं कि क्या हो रहा है। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग डिस्चार्ज के दौरान हम बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ये जो लेड होता है, ये लेड इस सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद सल्फेट के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट जमा होगा, जिससे इस प्लेट के ऊपर लेड सल्फेट जमा हो रहा है और कुछ हाइड्रोजन साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। यानी अगर आप समझे कि ये बैटरी है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है जो कि हमारा कौन सा है, पीबी वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इस पीबी वाले इलेक्ट्रोड में अब आपने क्या करा है, यहाँ पे कुछ एक लोड लगा दिया है ऐसे, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जब ये पीबी वाला इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, SO4 के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करता है, तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और आप जानते ही हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो कहा जाता है करंट, ठीक है। तो ये जो लेड है, ये लेड इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम दूसरे प्लेट पे देखें यानी इस पॉजिटिव प्लेट पे देखें जो कि बना है लेड ऑक्साइड से, इस पे क्या हो रहा है, ये जो लेड ऑक्साइड है ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो भी पॉजिटिव आयंस है, किसके, हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयंस है उनसे रिएक्ट करता है, राइट, उनसे रिएक्ट करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे थे उनको अब्सॉर्ब करेगा, है ना। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव प्लेट से, नेगेटिव टर्मिनल से निकले और पॉजिटिव टर्मिनल में ट्रैवल करे। तो ये जो PbO2 वाला इलेक्ट्रोड है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इस पे यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, इस पे ये रिएक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन से, और ये क्या कर रहा है, और जो नेगेटिव आयन है उनसे भी रिएक्ट करेगा, और साथ ही साथ ये जो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिलीज करे थे ये उनको अब्सॉर्ब करेगा। ऐसा करने से इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे भी अब लेड सल्फेट जमा हो रहा है, ऐसा करने से इस पे भी अब लेड सल्फेट जमा हो रहा है, और साथ ही साथ पानी भी बन रहा है, H2O पानी होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो लेड इलेक्ट्रोड था ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ये क्या रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। यानी जब कोई भी इलेक्ट्रोड, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एनोड हो गया। ड्यूरिंग डिस्चार्ज जो आपका प्योर लेड वाला इलेक्ट्रोड है यानी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है। जबकि अगर आप देखें ड्यूरिंग डिस्चार्ज जो लेड ऑक्साइड वाला इलेक्ट्रोड था वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, यानी वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैथोड इसको हम लोग कह रहे हैं। तो कैथोड और एनोड हम यहाँ पे नाम यूज कर रहे हैं। फिर एनोड और कैथोड पे दोबारा से हम लोग इस प्रोसेस को समझते हैं। एनोड पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे जो कि लेड का बना हुआ है, यहाँ पे ये एनोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज सल्फेट के नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो ये लेड का इलेक्ट्रोड था अब ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसके ऊपर एक व्हाइटिश लेयर जमा होना शुरू हो जाती है, और ये साथ ही साथ हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। जबकि जो कैथोड हमारा है, कैथोड जो कि लेड ऑक्साइड से बना है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये जो कैथोड है, ये कैथोड इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कर रहा है। तो एनोड नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर रहा था, कैथोड पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कर रहा था। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को भी। तो जो एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे थे वो एब्जॉर्ब कर लिए कैथोड ने, ठीक है।
और ये कुछ मात्रा में जो नेगेटिव आयंस है उनसे भी रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से कैथोड पे भी लेड सल्फेट जमा होता है और पानी बनता है। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे कुछ ये हो रहा है कि हमारे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड थे, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे लेड सल्फेट बनता है और इस सेल में लेड एसिड बैटरीज में पानी भी बनता है। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी ज़्यादा बार हम इस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है H2SO4 का हम यूज़ कर रहे हैं, ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जो पानी है इसके अंदर वो डाउन हो सकता है। और अगर ऐसा होता है या फिर अगर हम बैटरी को बहुत लंबे टाइम के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में छोड़ देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये इनके ऊपर पूरी तरह से लेड सल्फेट जमा हो जाता है और उससे हमारी बैटरी खराब भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी लेड एसिड बैटरीज को लंबे समय के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी। तो ये इसकी वर्किंग जो है इसकी वर्किंग है, इजी है। अब ये दो इक्वेशंस याद रखिए हमें, और ये याद रखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ है। और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के नाम पे ही हम एनोड या कैथोड करते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहा जाएगा, जिस पे रिडक्शन हो रहा है उसे हम लोग कैथोड कहेंगे। ठीक है, अब ये तो था डिस्चार्ज। चार्ज के टाइम पे क्या होता है, जब हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज के टाइम पे यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है। यानी ये जो नेगेटिव सेल था, चार्ज के टाइम पे नेगेटिव सेल पे हमारा रिडक्शन होता है और पॉजिटिव सेल पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी ये जो प्रोसेस हमने देखा ये रिवर्स हो जाता है। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग जो हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या बन जाएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड बन जाएगा। क्यों बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड इसलिए बन गया है क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हो रहा है रिडक्शन। जबकि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या हो रहा है, इसको अब हम एनोड कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्जिंग के दौरान यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का सिंपल से ये मतलब है कि अभी इसको हम काट देते हैं। तो रिवर्स का सिंपल से ये मतलब है कि हमारा लेड सल्फेट था, वो जो हमारे पास लेड सल्फेट और वाटर जो हमारा रेजिड्यू बच गया था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दोबारा से लेड ऑक्साइड और हाइड्रोजन और सल्फेट के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। साथ ही साथ बैटरी के अंदर, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही जो सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रोड था जिसपे भी लेड सल्फेट बन गया था, तो उस पर भी यही प्रोसेस रिवर्स में हो जाएगा, है ना। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इसका जो प्रोसेस है वो इसी तरह से चलता रहता है। एनोड और कैथोड अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे मोटर व्हीकल है, या फिर जैसे कार है, बाइक है, हॉस्पिटल के कुछ इक्विपमेंट्स है, डेटा सेंटर्स है, या फिर बैकअप पावर सप्लाई की बात कर लीजिए। सोलर से हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो इनको अगर हमें स्टोर करके रखना होता है तो उनको भी हम लेड एसिड बैटरीज में स्टोर करके रख सकते हैं। और कई सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी ईजी है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई करंट प्रोड्यूस कर सकती है अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो। जैसे कि हमें जब कार या बाइक को सेल्फ लेके ऑन करना होता है तो उस वक्त हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ये बैटरीज दे पाती हैं। और इनको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये रिचार्जेबल है, एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा से आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं। जनरली ये जो बैटरीज होती है लो वोल्टेज रेटिंग के लिए अवेलेबल होती हैं और प्राइस वाइज अगर हम देखें तो प्राइस वाइज काफ़ी अफोर्डेबल है। ईजिली आप इनको परचेज कर सकते हैं और ये कई सारे अलग अलग साइज और शेप्स में अवेलेबल होती है। लाइफ की बात करें तो 3 से 5 साल लगभग इनकी लाइफ स्पैन होता है, जबकि इनको वर्टिकल पोजीशन पे ही हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको आप उल्टा नहीं लगा सकते, आपको इसको वर्टिकल पोजीशन पे ही लगा के रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो दोस्तों हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो करोजन प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है और इसको चार्ज करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। देन लेड जो इसके लिए इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक पॉइजनस मटेरियल है और ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी खतरनाक होता है। इसीलिए इसका जो डिस्पोजल है वो हमें प्रॉपरली करना चाहिए। अगर आप भी लेड एसिड बैटरीज यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए अगर वो ख़राब हो गई है तो उसका जो प्रॉपर
रिसाइकलिंग है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं बैटरीज की चार्जिंग के मेथड्स। बैटरीज को चार्ज कैसे किया जाता है। वैसे तो हमारे पास कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, जैसे कांस्टेंट करंट मेथड है, कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड है और ये रेक्टिफायर मेथड। पर इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो कौन सा है, रेक्टिफायर मेथड। ऐसा क्यों? बिकॉज कांस्टेंट करंट मेथड में देखिए क्या है कि ये आपके पास एक बैटरी है और इस बैटरी से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाया जाता है। कांस्टेंट करंट कैसे फ्लो करवाएंगे हम? कांस्टेंट करंट फ्लो इस तरह से कराएंगे कि यहाँ पे हम एक लोड कनेक्ट कर देते हैं और ये भी हमारे पास एक लोड है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल लोड्स है। तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी लोड से मुझे करंट निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो हम वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस लेते हैं, है ना। तो लोड का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो बैटरीज होती है, इन बैटरीज का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जनरली ओम्स में भी होती है या उससे भी कम होगी, है ना। तो बैटरीज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। इसीलिए जब हम इसके साथ कोई एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करते हैं तो उस लोड की वजह से जो भी करंट जा रहा है वही सेम करंट किस में फ्लो होने वाला है, बैटरी से फ्लो होने वाला है। और धीरे 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 हमारी जो बैटरी है इस कांस्टेंट करंट के फ्लो की वजह से क्या हो सकती है, चार्ज हो सकती है। पर ये जो मेथड है, इस मेथड में हमारी बहुत सारी जो पावर है वो किस में वेस्ट हो जाती है, इस लोड्स में वेस्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोड के लिए रेजिस्टेंस वगैरह यूज कर सकते हैं, तो बेवजह आपको लोड में पावर वेस्ट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज आपको बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट करंट मेथड। दूसरा नेक्स्ट जो मेथड है वो है कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड या कांस्टेंट वोल्टेज मेथड कह लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बैटरी के अक्रॉस एक वोल्टेज मेंटेन करके रखते हैं, यानी इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट कहा जाता है, उस रियोस्टेट की मदद से हम बैटरी के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज डेवलप करते हैं और ये कांस्टेंट वोल्टेज धीरे 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 इस बैटरी को चार्ज करता है। पहले मेथड में अगर आप ध्यान से देखें तो इनपुट पे जो वोल्टेज अवेलेबल है वो हाई वोल्टेज अवेलेबल है, जबकि बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें लो वोल्टेज चाहिए होती है। तो अगर हमारे पास लो वोल्टेज डीसी में अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हम लोग इस तरह के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को लोड की तरह इस्तेमाल करा के कांस्टेंट करंट मोड में बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास सप्लाई में लो वोल्टेज डीसी अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग रियोस्टेट की मदद से एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं इस बैटरी के अक्रॉस और जिससे हमारी ये बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो पॉपुलर मेथड है रेक्टिफायर मेथड। रेक्टिफायर मेथड में क्या होता है, इसमें हमें इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला रेक्टिफायर मेथड का सबसे बड़ा फायदा, तो रेक्टिफायर मेथड को यूज़ करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जिस स्पेसिफिक वोल्टेज पे हमें बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं हम उस स्पेसिफिक वोल्टेज पे चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो इनपुट में हमारे पास एसी सप्लाई है उस एसी सप्लाई को स्टेप डाउन करता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास इनपुट पे 230 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है तो उसको ये स्टेप डाउन कितने पे कर देगा, अगर 12 वोल्ट का आप चार्जर बनाना चाह रहे हैं तो 12 वोल्ट एसी में ये उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर इस 12 वोल्ट सप्लाई को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसी टू डीसी। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं रेक्टिफायर डायोड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 डायोड हमने यूज करे हैं और इस तरह के रेक्टिफायर सर्किट को बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हम 4 डायोड की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और ये डीसी वोल्टेज अब हम इस बैटरी को सीधा सीधा डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि सबसे पहला तो हमारा ये जो लोड रेजिस्टेंसेज यहाँ पे यूज़ करे थे, इन लोड रेजिस्टेंसेज में जो पावर वेस्ट हो रही थी वो पावर वेस्ट नहीं हो रही है। दूसरा, हम इस ट्रांसफार्मर में अलग अलग टैपिंग्स ले सकते हैं, यानी जितनी वोल्टेज पे हमें बैटरी को चार्ज करना है उसी एग्जैक्ट वोल्टेज को हम लोग सेलेक्टर स्विच की मदद से ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करके इस्तेमाल में ला सकते हैं और उतनी ही वोल्टेज पे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट भी दिखाता हूँ। तो ये अब देखिए कि एक रेक्टिफायर सर्किट का पीसीबी बोर्ड है, जहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे डायोड्स है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझे देखें तो ये डायोड कुछ इस तरह से है और इसके फ्रंट के हिस्से पे इस तरह से कलरिंग किया गया है ना।
तो प्रैक्टिकली डायोड्स में इस तरह से कलरिंग किया जाता है। तो इस कलरिंग का मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पर डायोड का सिंबल देखेंगे तो डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है ना। तो ये जो कलर वाला हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है जो कि नेगेटिव हिस्सा होता है, और ये पॉजिटिव हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल सर्किट्स में रेक्टिफायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको इस तरह की ग्रुपिंग में डायोड्स देखने में आए तो समझ लीजिएगा कि ये रेक्टिफायर सर्किट है। तो एक पीसीबी बोर्ड और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये डायोड्स के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे भी डायोड कुछ इस ओरिएंटेशन में लगेंगे इस तरह से। तो ये हमारे हो गया एक प्रैक्टिकल सर्किट में किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर का या फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर अगली बार कोई आप एफएम रेडियो सर्किट या कोई एम्पलीफायर या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ओपन करें जिसमें जो सप्लाई है वो एसी दी गई हो और वो जो डिवाइस है वो डीसी पे ऑपरेट होता हो, तो उसके अंदर आप इस तरह के एक रेक्टिफायर सर्किट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैंने एक और सर्किट का इमेज लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, रेक्टिफायर सर्किट है। तो आप भी प्रैक्टिकल सर्किट्स में इस तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि कितने रेक्टिफायर सर्किट्स आप आइडेंटिफाई कर पाए। और जो लोग रेक्टिफायर सर्किट आइडेंटिफाई कर पाए तो वो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसका क्या उपयोग है। यहाँ पे भी देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। हर एक रेक्टिफायर सर्किट में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। तो इस कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं जो कि बैटरीज की चार्जिंग के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो बैटरीज की चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल में लाई जाती है। तो जब किसी बैटरी को एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बहुत स्लो चार्ज किया जाता है तो इस तरह की चार्जिंग को कहा जाता है ट्रिकल चार्जिंग। तो इसमें हम लोग बैटरी को सिर्फ 2 से 3% ही सप्लाई देते हैं, जो कि नॉर्मल रेट है उससे सिर्फ 2-3% ही हम लोग उस रेट के सिर्फ 2 या 3% तक ही सप्लाई देते हैं, जिससे ये जो बैटरी है काफ़ी लंबे समय में धीरे धीरे चार्ज होती है। ऐसा करने से बैटरी का जो चार्जिंग सिस्टम, ऐसा करने से जो बैटरी की लाइफ है वो बढ़ जाती है और बैटरी लंबे समय तक चलती है। तो इस चार्जिंग को ट्रिकल चार्जिंग कहा जाता है और इसका इस्तेमाल जनरली सबस्टेशन में बैटरी बैंक्स को या फिर इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम्स को चार्ज करने के लिए किया जाता है ताकि ये जो सिस्टम है लंबे टाइम तक चल सके। फिर कई बार हम लोग इनिशियल चार्ज की बात करते हैं। तो इनिशियल चार्ज का मतलब है जो सबसे पहली बार किसी बैटरी को चार्ज किया जाता है, यानी फर्स्ट टाइम जब आपने कोई बैटरी बनाई है तो सबसे पहले तो वो अनचार्ज थी, तो उसको जब हम पहली बार चार्ज करते हैं तो उस अनचार्ज बैटरी का फर्स्ट चार्जिंग प्रोसेस ही इनिशियल चार्जिंग का कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म यूज में लाई जाती है वो नेक्स्ट जो टर्म है वो है फ्रेशनिंग चार्ज। इनिशियल चार्ज करते वक्त फर्स्ट चार्ज करने से पहले हमें ये मेक श्योर करना ज़रूरी होता है जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर लेड एसिड बैटरीज की बात करें तो उसमें प्रॉपरली इलेक्ट्रोलाइट फिल हो, प्रॉपर प्लेस हो, और जो वेंट प्लग्स है तो पहली बार चार्ज करने के बाद हम फर्स्ट इनिशियल चार्ज करने के लिए किसी भी बैटरी के लिए, एग्जांपल के लिए अगर हम लेड एसिड की बात करें तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो हमें ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रेविटी का हो। दोस्तों जो लेड एसिड सेल्स होते हैं उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंटेन करना ज़रूरी होता है फॉर दी प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ बैटरी, क्योंकि कई बार चार्ज डिस्चार्ज होते होते जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डाइल्यूट हो जाता है। ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो जो लेड सल्फेट है वो ज़्यादा बनने लगेगा और आपका जो बैटरी है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट टाइम भी जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को प्रॉपरली इंश्योर करना ज़रूरी है, और उसके बाद जहाँ से हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है तो उस वेंट को क्लोज करना ज़रूरी है। और लेड एसिड बैटरीज में एयर वेंटिलेशन के लिए जो उसके अंदर गैसेस बनती है उनको वेंटिलेट करने के लिए जो होल्स वगैरह होते हैं उन्हें हमें इंश्योर करना है कि वो होल्स जो है वो प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जब आप बैटरी को आप फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहे हैं, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत गर्म हो, तो पहले बैटरी को कूल डाउन होने देना चाहिए, उसके बाद ही हमें फर्स्ट चार्ज करना चाहिए। फ्रेशनिंग चार्ज की बात करें तो फ्रेशनिंग चार्ज की अगर हम बात करें तो जैसे कोई बैटरी है आपने एक बार चार्ज करके तो रख दी है पर काफ़ी लंबे टाइम तक वो रखी हुई थी और उसको हमने इस्तेमाल में नहीं लाया था, तो इस्तेमाल में लाने से पहले हम उसे क्या करते हैं, एक बार फिर से चार्ज कर लेते हैं। जितना भी वोल्टेज अवेलेबल है उस वोल्टेज से हम उसे फुल चार्जिंग कंडीशन में लेके आते हैं। तो ये जो चार्ज का होता है, इस तरह का जो चार्जिंग किया जाता है
इसे फ्रेशनिंग चार्ज किया जाता है, कहा जाता है। यानी एक बैटरी है, काफ़ी टाइम तक शेल्फ पे रखी थी, तो शेल्फ पे धीरे धीरे खुद के जो इंटरनल लॉसेज होंगे उसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना। फुली डिस्चार्ज ना हो पर कुछ वोल्टेज तो लॉस होता ही है। जैसे जब आप फ़ोन परचेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कभी भी 100% बैटरी नहीं होती है ना। तो जब आप फ़ोन परचेस करके लाए, मान लीजिए उस वक्त 50-60 जितनी भी % बैटरी थी, तो 60% पे लाते ही आपने क्या करा, उसे चार्जिंग पे लगा दिया, तो 60 से आप 100% पे लेके गए, तो ये जो रिचार्ज कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्रेशनिंग रिचार्ज। इसके बाद एक और तरह का चार्ज होता है, उसे हम बूस्ट चार्ज कहते हैं। अब एक कोई बैटरी है जो कि काफ़ी लंबे समय से डिस्चार्ज थी, या फिर एकदम ही आपने क्या करा है कि कोई बैटरी पे लोड कनेक्ट करके छोड़ दिया है और वो एकदम डीप डिस्चार्ज हो गई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी लोडिंग होने की वजह से वो बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है। तो हमें ऐसे तो बैटरी को ख़राब होने से बचाने के लिए कई बार उसको बूस्ट डिस्चार्ज किया जाता है। बूस्ट डिस्चार्ज करने का मतलब है कि काफ़ी हाई इनपुट पावर बैटरी को दी जाती है, काफ़ी हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं बहुत छोटे से टाइम के लिए, ताकि बैटरी अपनी जो वोल्टेज है उसे रीगेन कर सके। पर ये एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। स्टैंडर्ड मेथड का मतलब है कि बैटरी को बार बार बूस्ट मोड से चार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी हैम्पर होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है, और बार बार बूस्ट चार्ज करने से आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकती है। तो आजकल आपने देखा होगा ना, फास्ट चार्जर आ रहे हैं, तो जिन भी मोबाइल फ़ोन्स पे ये फास्ट चार्जर वगैरह स्कीम आ रही है, तो वो बैटरी उतनी जल्दी डिस्चार्ज भी होंगी और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी चाहिए कि बैटरी का जो चार्जिंग प्रोसेस है वो ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो चार्ज ही नहीं कर पाएंगे हम कभी। तो ये प्रॉपर बैलेंस में हमें उसे मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक हमने बात करी टाइप ऑफ बैटरीज़ की, उनके इंटरनल कंस्ट्रक्शन की, एडवांटेजेस की, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर में कवर किया। आप इसके बाद इस चैप्टर में सोलर सेल, यूपीएस और इन्वर्टर बचे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं जिनको हम लोग डिटेल में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो यूपीएस आप जानते ही हैं, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो जहाँ पे हमें बैकअप पावर सप्लाई चाहिए होती है छोटे टाइम पीरियड के लिए, वहाँ पे हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो यूपीएस का काम ही यही है कि वो सबसे पहले जो हम एसी सप्लाई है, उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। यूपीएस के अंदर एक बैटरी होती है, तो वो बैटरी में उस एनर्जी को स्टोर करेगा, और फिर वो उस बैटरी में स्टोर डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग दोबारा से डीसी में कन्वर्ट करेगा। यूपीएस की बैटरी में जो डीसी पावर स्टोर्ड यूपीएस की बैटरी में जो डीसी पावर स्टोर है, उसको दोबारा से वो एसी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम लोग अपने अदर इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और डिवाइसेस को चला सकते हैं। इसी तरह से इन्वर्टर एक बड़ा कन्वर्जन डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है। पर यूपीएस हमेशा ऑनलाइन रहता है। हमेशा ऑनलाइन रहने का मतलब क्या है कि यूपीएस हमेशा पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड रहेगा, और अगर पीछे से सप्लाई कट भी हो गई है, एसी सप्लाई कट भी हो गई है, तो भी वो आपके लोड्स को ऑफ नहीं होने देता है। इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर एसी सप्लाई लेता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, अपनी बैटरी बैंक में स्टोर करता है, और फिर लाइट जाने के बाद उस डीसी को दोबारा से एसी में कन्वर्ट करता है। तो जब लाइट जाती है, थोड़ी देर के लिए आपके लोड्स ऑफ होंगे, और इन्वर्टर ऑन होने में थोड़ा सा समय लगाता है, ठीक है। तो यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जबकि इन्वर्टर काम दोनों का एसी टू डीसी देन डीसी टू एसी कन्वर्शन ही है, पर यूपीएस पावर को बिल्कुल नहीं कटने देता, जबकि इन्वर्टर में पावर ऑफ आता है। देन सोलर सेल्स भी एक टॉपिक था इसी चैप्टर का, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किसी वीडियो में। सोलर सेल्स का काम होता है जो हमारे पास सूरज की रोशनी आ रही है, सोलर पावर है, उस सोलर पावर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। तो देखो, अगर आप सभी ने एलईडी तो देखा ही होगा, है ना। ये एलईडी कुछ इस तरह से होता है। तो एलईडी पे होता क्या है कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये क्या बनाती है, लाइट बनाती है, इसके आसपास लाइट होती है। सोलर सेल इसका उल्टा है। सोलर सेल कैसे काम करता है? सोलर सेल आपने बिल्डिंग्स वगैरह पे लगा हुआ देखा होगा कि इस सोलर सेल के ऊपर जब सूरज की रोशनी गिरती है, तो ऐसा होने की वजह से ये जो सोलर सेल है, ये सोलर सेल वोल्टेज बनाता है, या आप कह लीजिए डीसी ईएमएफ बनाता है, डीसी वोल्टेज बनाता है, और यही हमें चाहिए। तो जब सूरज की रोशनी इस सोलर सेल पे स्ट्राइक करती है, तो उसकी वजह से वोल्टेज बनता है, और हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सोलर सेल्स को साथ में कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें वोल्टेज बड़े लेवल पे मिल सके, ठीक है।
सोलर सेल्स को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं, और सेमीकंडक्टर भी सिलिकॉन है और भी कई तरह के मटेरियल हैं जिससे हम लोग सोलर सेल्स को बना सकते हैं। तो एक डिटेल वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोलर सेल कैसे काम करते हैं। बाकी अगर आपका इस चैप्टर नंबर 6 से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और हमें किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए वो मुझे बताइए। आपको इस सीरीज़ के बारे में अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक में या किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।